हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और जैसा आपको पता है इस चैनल पे हम लोग एक करंट अफेयर्स मैराथन सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स 2023 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो मैराथन सेशन है वो है ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो ये एरिया स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है, जहाँ आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डन हियर इज कंसोलिडेट ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2023। और हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ ये चीज़ें आपको याद होती जाएं। राइट, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो आपको कई चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। देर इज़ नो वे आई कैन हेल्प इन दैट, बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। आई ट्राई टू गिव यू सम हिंट्स जिससे आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिए एंड आई वुड सजेस्ट क्विक्स पर वापस इस वीडियो को देखिए एंड देन रीड द पीपीटी दैट वी वुड बी गिविंग यू। तो कोई चांस नहीं बनता कि आप यहाँ से कुछ भी मिस करेंगे। देखिए, विथ ओनली अबाउट अ मंथ रिमेनिंग टू प्रीलिम्स, इस एक महीने में आप क्या पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिक योर सोर्सेज करेक्टली, पिक योर सब्जेक्ट्स करेक्टली सो दैट यू एस प्रीलिम्स 2023। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सबसे पहले हम लोग ने क्या करा है, आपके लिए सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस एक जगह पर कंपाइल कर दी हैं। तो आप जानते हैं प्रीलिम्स में कई बार इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कि डिफेंस एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट हुई, या अगर उसका कोई प्राइमरी फीचर है तो वो पूछ लिया जाता है। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया और जापान के बीच में भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं उनको हम लोग याद कर लेंगे। सबसे पहली है वीर गार्जियन। देखिए, अब इसको याद कैसे आप रखोगे। हम जानते हैं जापान ने हमारे लिए दिल्ली में मेट्रो बनाया था, यानी जापान ना हमारा एक बड़े भाई की तरह है, हीरे की तरह है। राइट, बड़े भाई को बोलते हैं, वीर की तरह है, वीरे की तरह है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। है, जापान के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, वीर गार्जियन। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो हमारा गार्जियन है, वो हमारा फ्रेंड है। राइट, तो वीर गार्जियन एक देखिए एसोसिएशन बन जाता है तो चीज़ें याद रहती हैं। किसके बीच में ये कंडक्ट होता है, हमारी एयरफोर्स दैट इज इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। देखिए, जापान हमेशा अपनी फोर्सेस के लिए सेल्फ डिफेंस वर्ड यूज होता है करता है कि उनका ये मानना है कि वो अटैक की फिलोसफी में नहीं बिलीव करते हैं। उन्होंने ये जो फोर्सेस बनाए हैं वो खुद के डिफेंस के लिए बनाए हैं। तो हमारा एयरफोर्स और जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में वीर गार्जियन एक्सरसाइज होती है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जो भी स्टार्ट हुआ होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ कंडक्ट हुआ ये, जापान के एयर बेसिस हकूरी और इरुमा। बेस याद रखिएगा, हकूरी एंड इरुमा। 10 दिन तक ये एक्सरसाइज चली इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। फर्स्ट टाइम हो रहा था, ये भी याद रखेंगे। तो हमारे यहाँ से देखिए किसने पार्टिसिपेट किया। 230 MKI jets, 2C-17 planes and 1 IL-78 plane। MKI, C-17 and IL-78 इन्होंने जो है वीर गार्जियन में पार्टिसिपेट किया। जापान की साइड से 4F-2 और 4F-15 ने पार्टिसिपेट किया। जापान का नहीं भी याद रखें तो एटलीस्ट आपको इंडिया का तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपसे क्या कहा था, गार्जियन है, राइट, प्रोटेक्टर है, वीर है हमारा जापान। तो गार्जियन फिर से आ गया, धर्मा गार्जियन। तो गार्डियन वर्ड सुनते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए, जापान याद आना आ जाना चाहिए। आपका एक एसोसिएशन हो गया। अब वीर गार्डियन देखिए किसके बीच में था, एयरफोर्स के बीच में, अभी हमने पढ़ा। धर्मा गार्डियन किसके बीच में है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट, आर्मी के बीच में है। तो इंडिया और जापान अगेन कहाँ कंडक्ट हुआ था, बेलगांव कर्नाटका। कि ये कहाँ पर हुआ, इंडिया में हुआ। याद आप क्या क्या रखें, 2018 से हम इसको करा रहे हैं। राइट, पल्टन लेवल पे होता है। पल्टन इज बेसिकली लेवल दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ लेफ्टिनेंट। तो एक पूरा जो पल्टन का ग्रुप है उसको एक लेफ्टिनेंट कंट्रोल करते हैं। तो पल्टन लेवल पे एक जॉइंट ट्रेनिंग होती है और इसमें स्पेसिफिकली याद रखिएगा जंगल एंड सेमी अर्बन और अर्बन टेरेन में कैसे टेररिस्ट ऑपरेशंस, अगर टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो उनको आप रेड कर सकते हैं, कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉम्बैट फायरिंग किस तरह से कर सकते हैं। इस लेवल की ड्रिल्स जो है यहाँ पर कंडक्ट की गई। आइडिया ये था कि टैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि ग्लोबल टेररिज्म को काउंटर किया जाए। तो टैक्टिकल स्किल का यहाँ क्या मतलब है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी।
मुश्किल सिचुएशंस जब आर्मी के सामने आ रही हैं तो कैसे आर्मी डिसीजंस लेगा, वो टैक्टिकल एबिलिटी यहाँ से डेवलप करने की बात की गई। ओके, अब जापान के साथ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एमपेक्स, राइट, मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। मैरिटाइम से हम समझ रहे हैं किसके बीच में होगी, नेवी के बीच में। तो हमारी नेवी और जापान की मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में इसको कंडक्ट किया गया। तो इंडियन ओशन रीजन में सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को लेकर जापान और इंडिया के बीच में कई सारे एंडिवोर्स चल रहे हैं, और उसी में से एक एंडिवोर ये है, दैट इज मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। देखो आपको याद क्या रखना है, हमारी तरफ से पार्टिसिपेट किया आईएनएस सुकन्या ने, और वहां से आई जेएस सामेदार। प्लीज इंपॉर्टेंट है, आईएनएस सुकन्या भारत से और जेएस सामेदार कहाँ से आई, जापान से। देखो गार्जियन, वीर गार्डियन, धर्मा गार्डियन, जापान हमारा गार्डियन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ दिस इज इजी, जिमेक्स, जिमेक्स में जे जापान के लिए है, जापान इंडिया, ये तो कोई मुश्किल नहीं है याद रखना, जापान इंडिया जिमेक्स। अब इसको देखिए किसने होस्ट किया, इंडियन नेवी ने होस्ट किया, और ये कहाँ पर हुई, बे ऑफ बंगाल में। जापान से क्या क्या है, इज्मो शिप उनका, हेलीकॉप्टर कैरियर ताकानामी, राइट, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और ये कंडक्ट कहाँ पर हुई थी, जापान में कंडक्ट हुई थी। अगर आप ये याद नहीं रख पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट ये याद रखें कि इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किसने किया था, सहाद्री, राइट, एंटी सबमरीन कदामत और कवारती। तो कदामत, कवारती एंड सयाद्री, ये अगर आप याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जिमेक्स जो है 2012 से चली आ रही है, तो ये इसकी 10th एनिवर्सरी थी 2022 में, राइट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड 70th हमारी एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान भी कब था, 2022 में, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो, दोनों साथ काम कर सकें, सर्फेस डोमेन में भी, एयर डोमेन में भी, नेवल डोमेन में भी। तो इसीलिए जिमेक्स, धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, आर्मी भी हो गया, नेवी भी हो गया और एयरफोर्स भी हो गया। नाउ एक्सरसाइज मालाबार, राइट, देखो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक्सरसाइज मालाबार जो है ना, वो क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। अब क्वाड कंट्रीज क्या होती है, ये मैं आपको आईआर वाले मैराथन सेशन में पढ़ा के आई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू आप वो देखें, बहुत सारा आपका आईआर का कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। अब क्वाड कंट्रीज जो है ना, इसमें कौन कौन आता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, ठीक है। तो चाइना ना कई बार ब्लेम करता है कि ये जो क्वाड है ना, ये मलाई खाना चाहते हैं इसीलिए साथ आए हैं, मलाई खाना चाहते हैं, राइट। तो मलाई से आप याद रख सकते हैं मालाबार। कौन मलाई खाना चाहता है, क्वाड कंट्रीज। कौन सी एक्सरसाइज होती है, मालाबार। अब अभी जो हुई थी वो जापान के कोस्ट पर हुई थी, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। और कौन सा एडिशन था ये, 26th एडिशन था। इससे पहले वाला यानी जो 25th एडिशन था वो यूएस नेवी ने कराया था। बार इसको होस्ट किया गया जापान में, जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसको एग्जीक्यूट किया। मलाई खाना चाहते हैं क्वाड कंट्रीज तो मालाबार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पुरानी एक्सरसाइज है, 1992 से ये जो चली आ रही है, बट इनिशियली ये इंडिया यूएस के बीच में होती थी। देन इसमें जापान ऐड हुआ, एंड देन फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। तो चारों क्वाड कंट्रीज इसका पार्ट हो गई। 26th एडिशन में इस बार चारों कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। अब देखो ये चारों कंट्रीज क्वाड में भी हम पढ़ के आए थे, इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरेस्टेड है, राइट, उसको सेफ बनाना, सबके लिए ओपन बनाना, फ्री बनाना, ये हम पढ़ कर आए हैं, राइट। तो इनका एम क्या है कि इंडो पैसिफिक एरिया में हम कैसे आपस में इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़ा सकें। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका प्राइमरी एरिया कौन सा होगा, नेवल होगा, बिकॉज पैसिफिक रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो इफ यू कनेक्ट वन थिंग टू द अदर, याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मलाई खाएगा क्वाड, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, इंडो पैसिफिक एरिया इससे रिलेटेड है, और ये कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। अच्छा, इंडिया की तरफ से इसमें ईस्टर्न फ्लीट, हमारे नेवी की फ्लीट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ईस्टर्न फ्लीट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमोत्रा भी याद रखिएगा, कमोर्ता एंड आईएनएस शिवालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट, ओके। तो ये जो है सारा जापान के साथ था हमारा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जापान हमारा फ्रेंड है, गार्डियन है, वीर है,
तो वीर गार्डियन याद रख सकते हैं, हमारा गार्डियन है धर्मा गार्डियन। जिमेक्स इज इजी, जापान इंडिया इसमें आ जाता है। मालाबार, मैंने आपसे कहा क्वाड खाएगा मलाई, तो हो गया मालाबार। अब आ जाते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, कि वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूएसए के साथ ना आप हर समय एसोसिएट करिएगा सुपर पावर। जानते हैं कि यूएसए सुपर पावर है, तो आपको कुछ एसोसिएशंस में सुपर पावर से बना दूंगी, जिससे आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहला है वज्र प्रहार। अब जिसके पास सुपर पावर है, यूएसए सुपर पावर है, तो वो प्रहार तो करेगा, राइट। और ऐसा वैसा प्रहार नहीं करेगा, स्पेशल वज्र से प्रहार करेगा। तो इसलिए वज्र प्रहार, यूएसए सुपर पावर प्रहार करेगा। किससे प्रहार करेगा? वज्र से प्रहार करेगा। अच्छा, वज्र मैंने कहा स्पेशल होता है, तो ये जो वज्र प्रहार है ना, वो इंडिया और यूएस के बीच में तो होता है, पर इंडिया यूएस के स्पेशल फोर्सेस के बीच में होता है। तो स्पेशल प्रहार करा था ना, इसीलिए किसके बीच में हो रहा है? इंडिया यूएस के स्पेशल फोर्सेस के बीच में। अच्छा, ये अभी कहाँ हुआ? बाकलो, हिमाचल प्रदेश। ये याद रखिए, जो 13th एडिशन 2022 में कंडक्ट हुआ, वो बाकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। ये एनुअल एक्सरसाइज है, तो इंडिया और यूएसए के स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। और क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है, इसीलिए देखिए कौन से मुद्दे उठाते हैं, जो अंडर कवर ऑपरेशंस हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हैं, वो उसमें उठाए जाते हैं, राइट। तो दोनों कंट्रीज इसमें साथ आती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स इसमें होती हैं। जो पहला फेज है उसमें कॉम्बैट ट्रेनिंग्स, टैक्टिकल लेवल की ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, और उसके बाद जो भी आपने सीखा उसका वैलिडेशन होता है नेक्स्ट राउंड में। आपको याद क्या रखना है? वज्र प्रहार, सुपर पावर, यूएसए से सुपर प्रहार प्रहार करता है, स्पेशली करता है, वज्र से करता है, स्पेशल फोर्सेस के बीच में होता है। कहाँ पर हो रहा है ये? बाकलो। बाकलो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, राइट। ओके। अब अगर आप सुपर पावर बने रहना चाहते हैं, तो आपको युद्ध का अभ्यास तो करते रहना पड़ेगा, इफ यू वांट टू बी द सुपर पावर। तो यूएसए हमारे साथ क्या करता है? युद्ध अभ्यास करता है। क्यों? क्योंकि सुपर पावर बने रहने के लिए, एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था लास्ट टाइम, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। क्लियर करते रहने के लिए अभ्यास करते रहना जरूरी है। सो युद्ध अभ्यास। अब ये यूएस और इंडियन आर्मी के बीच में कंडक्ट हुआ था ओली में। देखो, बाकलो उत्तराखंड में वज्र प्रहार हुआ है, और ओली बाकलो हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार हुआ है, और ओली उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास हुआ है, जो कि एलओसी से लगभग 100 किलोमीटर है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी युद्ध अभ्यास की, वो यूएस में हुई थी। अब इसका आइडिया क्या है? दोनों मिलिट्रीज के बीच में, ये आर्मी के बीच में है, राइट, ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में, ये आर्मी के बीच में। तो दोनों आर्मी के बीच में कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कोऑपरेशन हो, इंटरऑपरेटेबिलिटी हो। टैक्टिकल का मतलब मैं आपको समझा के आई हूँ। मनूवरिंग मतलब कैसे आप समय के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से मनूवर कर सकें, गुमराह कर सकें अपने ओपोनेंट को, अपने से आप लड़ाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कैसे मनूवरिंग कर सकते हैं, ये सब जो है इसका पार्ट है। नेक्स्ट इज रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यूएस जो है ना, पैसिफिक ओशन में बड़ा इंटरेस्टेड है, कि वहां पर चाइना का एंगल प्ले कर जाता है। तो रिम ऑफ द पैसिफिक में यूएस जरूर इंटरेस्टेड होगा। देखिए है क्या, ये इंडिया और यूएस के बीच में बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज नहीं है, ये मल्टीलैटरल है। तो इसमें बहुत सारी नेवीज, 27 कंट्रीज की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और अभी जो है ये हवाई आइलैंड और सर्दर्न कैलिफोर्निया के पास में हुआ था। याद रखना, मल्टी नेवल है, रिम में एक कंट्री तो आएगी नहीं, तो रिम ऑफ द पैसिफिक है, में मल्टीपल नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। बट इसको लीड कौन करता है? यूएसए करता है, ये याद रखिएगा। तो इन नेवीज के बीच में फ्रेंडली कंट्रीज हैं ऑब्वियसली है, तो इनके बीच में कैसे ट्रस्ट डेवलप हो, ये रिमपैक का मेजर ऑब्जेक्टिव है। केपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स, केपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स थीम था रिमपैक 2022 का, केपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। अब इंडिया से देखो किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस सतपुरा, राइट, एंड 1P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। सतपुड़ा जरूर याद रखें, आईएनएस सतपुड़ा, क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, ये भी यूएसए के साथ है। अब सुपर पावर है, टाइगर है सुपर पावर, तो ये तो सबको पता है, टाइगर हैज ऑल द सुपर पावर्स।
टाइगर से आप यूएसए कनेक्ट कर लीजिए, टाइगर सुपर पावर कीवर्ड मैंने आपको बताया था। ये सेकंड एडिशन था, इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज के बीच में होता है। इस बार विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया था। देखिए इसका ना एक की पॉइंट आपको याद रखना है, तो मेजर एम इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं है, इसका मेजर एम है डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये इसका प्राइमरी एम है, राइट। तो ये बड़ा प्यारा सा टाइगर है, ये वैसा लड़ाई झगड़े वाला टाइगर नहीं है। ये टाइगर बात कर रहा है कि कैसे डिजास्टर रिलीफ दी जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। ये भी याद रखिएगा, the tiger is a good tiger, it is not about fighting, it is about providing disaster relief and humanitarian assistance, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, यूएस के साथ हमारी एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज संगम। अब देखिए संगम आप उसी कंट्री के साथ करना चाहते हो, इंडिया अब ना यूएस एक सुपर पावर है तो इंडिया भी कम नहीं है, तो हम उनके साथ संगम करना चाहते हैं। इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग सुपर पावर, तो सुपर पावर के साथ सुपर पावर ही टक्कर लगाती है, तो हम क्या करना चाहते हैं, उनके साथ संगम करना चाहते हैं। अब ऐसा वैसा संगम नहीं है, ये नेवी के स्पेशल, देखिए संगम पानी में होता है तो हम वैसे याद रख सकते हैं कि नेवल है ये, राइट। तो इन नेवल स्पेशल फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्पेशल फोर्सेस जैसे इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स है, वेरी फ्यू ऑफ देम आर ट्रेन फॉर दिस, मार्कोस, मार्कोस वेरी ऑसम पीपल, मरीन कमांडोज, मार्कोस। ऐसे ही यूएस नेवी के सील्स, तो वहां से सील्स एंड यहाँ से मार्कोस, हुई कहाँ पे थी, गोवा में, गोवा में, राइट। तो 1994 से जो है एक्सरसाइज संगम चलती आ रही है। ये मैंने आपको कहा वहां से सील आई, यहाँ से मार्कोस आए, मार्कोस आईएनएस अभिमन्यु से, राइट। आइडिया क्या है, मैरीटाइम स्पेशल ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट किए जाएं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस शेयर करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, राइट। अच्छा, एक्सरसाइज तर्कश, देखिए सुपर पावर है ना, तो तर्क देने में भी बड़ी इंटेलिजेंट है, तर्क समझते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स। तो तर्कश, सुपर पावर इज वेरी गुड एट गिविंग तर्क्स, तो आप क्या याद रखेंगे, तर्कश। ये सिक्स जो है जॉइंट एक्सरसाइज, सिक्स एडिशन था तर्कश का। एनएसजी हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में, एनएसजी और वहां के यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। अब इसमें थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे ये कहाँ हुई थी, प्लेस आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप मुझे प्लेस बताइए तर्कश की। देखिए तर्कश क्यों इंपॉर्टेंट है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें सीबीआरएन आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया। अब सीबीआरएन क्या है, तो हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू अ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर अटैक, जो कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वेपन्स माने जाते हैं, जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन माने जाते हैं, जो कि यूज किए गए हैं। और रिसेंटली सीरिया में सरीन गैस यूज की गई थी एज अ केमिकल वेपन। तो इसका आइडिया क्या है कि हम तर्कश में जो है अपना कमान रखते हैं कि अगर केमिकल कोई अटैक हो रहा है, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल अटैक हो रहा है, तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, कैसे अपने लोगों को जो हॉस्टेजेस बना लिया उनको निकालेंगे, कैसे केमिकल वेपन्स को डीएक्टिवेट किया जाएगा, ये सब इसके मेजर आइडियाज थे। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये, और इसलिए आप समझ गए होंगे इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स इन्वॉल्व हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं यूएस के साथ हमारी कौन कौन सी है। देखिए हमारा कीवर्ड क्या था, सुपर पावर है यूएस है, तो सुपर पावर है तो भैया वो प्रहार करेगा, और ऐसा वैसा नहीं, वज्र से प्रहार करेगा, और अपने पोजीशन को बनाने के लिए अभ्यास करेगा, तो युद्ध अभ्यास होगा। देन पैसिफिक पे कंट्रोल चाहता है सुपर पावर, तो रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक। टाइगर भी एक सुपर पावर होता है, तो टाइगर ट्रायम्फ। एंड सुपर पावर के साथ ही हम संगम करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज संगम। सुपर पावर की आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी होंगी, तर्क बहुत अच्छा होगा, इसीलिए एक्सरसाइज तर्कश। तो यहाँ पर हमारा जापान और यूएसए हो गया कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच की एक्सरसाइजेस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, जो क्रिकेट लवर्स हैं वो शायद इससे जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होती हैं वो क्ले पिचेस होती हैं, राइट। अब क्ले पिचेस होती हैं तो वो ब्लैक कलर की होती हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप याद रख सकते हैं उसकी पिच कैसी है, ब्लैक है, जस्ट टू रिमेंबर। तो ऑस्ट्रेलियन पिच कैसी हो गई, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक हमारी किसके साथ होती है,
ये हमारी होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो पिच बैक ब्लैक एक्सरसाइज है, ये बाईलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है। इसमें 16 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। बट एग्जाम पर्पसेस से आपके लिए क्या ठीक रहेगा कि आप ये याद रख लें कि इंडिया है ऑफ कोर्स, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और सारे क्वाड नेशंस हैं। तो क्वाड नेशंस आपको ऑलरेडी पता ही है कौन कौन से हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि भैया क्वाड नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 16 कंट्रीज ऑफ कोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार दे दी है। एज यू कैन यहाँ पर जो है क्वाड कंट्रीज आपको मिल जाएंगी सारी। सारी मतलब 4। ओके, देखिए और आपको क्या याद रखना है, इट टेक्स प्लेस वंस एवरी 2 years। तो बाई ईनियल एक्सरसाइज है, जिसको होस्ट कौन करता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। और इंडिया से कौन गया था, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दो मेजर इनके ऑपरेशंस रहते हैं, एक ऑफेंसिव काउंटर एयर और डिफेंसिव काउंटर एयर। देखिए इसका क्या डिफरेंस है। ऑफेंसिव काउंटर एयर मतलब आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, उस अटैक को आप कैसे रिटेलिएट करेंगे, अपने आप को जो है उनको मार गिराएंगे, दैट इज ऑफेंसिव व्हेन यू आर हिटिंग द टारगेट। डिफेंसिव इज जब आप अपनी एयर स्पेस को सिक्योर करने के लिए चीजें कर रहे हैं। तो डिफेंसिव इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू सिक्योर योरसेल्फ। ऑफेंसिव इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू शूट द एनिमी। इन दोनों की एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस पिच ब्लैक के अंदर चलती हैं। और वॉर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, स्टिमुलेटेड वॉर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि उस तरीके की प्रैक्टिस की जाए। तो एग्जाम पर्पसेस से पिच ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया, मल्टीलैटरल, क्वाड पार्टनर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, एंड यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रा हिंद, ये तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रा इज ऑस्ट्रेलिया, हिंद इंडिया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑस्ट्रा हिंद। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है आर्मीज के बीच में, राइट। पिच ब्लैक क्या थी, एयरफोर्स। ऑस्ट्रा हिंद क्या है, इट्स बिटवीन द आर्मीज। इस साल ये कहाँ पर हुई थी, 2022 में कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी राजस्थान में, राइट। यू नीड रिमेंबर दिस, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, पहली बार हुई इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी आर्मी से डोगरा रेजिमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था, डोगरा रेजिमेंट ने। अब ये ईयरली इवेंट होगा और ऑल्टरनेटिवली होगा, तो एक साल इंडिया में, एक साल ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह से ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। एम क्या है, मिलिट्री रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम उनके साथ शेयर करें, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमें बताएं, कैसे हम साथ में ऑपरेट कर सकते हैं ये देखा जाए। डेजर्ट टेरेन, सेमी डेजर्ट टेरेन में कैसे काम करना है, यूएन पीस ऑपरेशंस को कैसे कंप्लीट करना है, ऑल दैट वुड बी द मेजर एम ऑफ ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज। काकाडू, अब देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो ना, अगर हमारे कई सर बाहर रहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं, आपके काका कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। काका, काका मुझे दो, काका दो, राइट। काका मुझे गिफ्ट्स दो, एक्सेट्रा दो, कहाँ से दो, ऑस्ट्रेलिया से दो। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब ये जो है ये बाई ईनियल है। बाई ईनियल का मतलब क्या है, 2 साल में एक बार होती है, और ये नेवल एक्सरसाइज है। तो ऐसे भी आप याद रखें कौन सी। अब हमने पिच ब्लैक डिस्कस की थी, वो एयरफोर्स की थी। ऑस्ट्रो हिंद डिस्कस की थी, वो मिलिट्री की थी। काका दो मुझे, काका दो, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। बट इस सपोर्ट प्रोवाइड करता है एयरफोर्स भी, राइट। तो आपको क्या क्या याद रखना है, काकाडू जो है, पहले तो याद रखें ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जिसमें 14 देश पार्टिसिपेट करते हैं, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली। बट इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है कि इसमें हार्बर एंड सी दोनों प्रैक्टिसेस होते हैं। देखिए हार्बर और सी फेज का बेसिकली मतलब ये होता है, जो हार्बर एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, सॉन्ग, इस तरीके की सॉफ्ट चीज़ें की जाती हैं दोनों के बीच में, ऑपरेटेबिलिटी और कामराडी बनाने के लिए। जो सी फेज होता है उसमें आप एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो, इन द सेंस आप एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज, कॉम्बैट एक्सरसाइजेज वो कंडक्ट करते हो। सो हार्बर इज द सॉफ्टर वर्जन ऑफ द एक्सरसाइज एंड सी फेज इज एक्चुअली द रियल वर्जन ऑफ द एक्सरसाइज। तो थीम भी आप याद रखें, पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप। पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप, राइट। इंडो पैसिफिक एंडिवर, ये क्या है जी, ये स्पेसिफिकली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की शिप HMAS एडिलेट और HMAS एनजैक, राइट, एंड इंडियन नेवी शिप जलाश्वा और कवारती, ये
देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? जलाश्वा और कावरती। कहाँ हुआ था ये? इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था विशाखापट्टनम में। तो भारत में हुआ है। जलाश्वा और कवारती ने पार्टिसिपेट किया है, एडिलेड और एंजाक ने पार्टिसिपेट किया है। वहां से एडिलेड और एंजाक, यहाँ से जलाश्वा और कवारती। इंडो पैसिफिक एंडीवोर 2022। क्विकली ऑस्ट्रेलिया रिवाइज करेंगे, कैसे हमने याद किया? पिचेस ब्लैक होते हैं, पिच ब्लैक एयरफोर्स। ऑस्ट्रा हिंद, वेरी इजी, हमसे ही समझ में आ रहा है। काका दो, काका जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनसे आप कह रहे हो दो। देन इंडो पैसिफिक, अगेन दैट्स एन इजी वन। नाउ नेक्स्ट इज सूर्य किरण। अब ये हमारी होती है नेपाल के साथ। तो आप कैसे याद रखेंगे? सूर्य की सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ईस्ट से सूर्य निकलता है, नेपाल ईस्ट की तरफ है, तो ऐसे याद रखेंगे आप। सूर्य की किरण कहाँ से आ रही है? नेपाल से आ रही है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है? नेपाल के साथ। और इस बार इसका 16th एडिशन हुआ था सलझंडी नेपाल में। देखिए, इससे पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये हुई थी, दैट इज द 15th एडिशन। इस बार का जो एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? सलझंडी में। सलझंडी कहाँ पर है? नेपाल में। इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज, राइट, एनुअली कंडक्ट होती है इंडिया और नेपाल के बीच। एनुअल एक्सरसाइज है ये। और इसके देखिए स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं। तो माउंटेनियस एरियाज में इसको कंडक्ट किया जाता है, बिकॉज हम दोनों, हमारे टेरेन और उनके टेरेन, माउंटेनियस टेरेन इन नेपाल। डिजास्टर्स इस एरिया में काफ़ी बढ़ गए हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड की जाए, ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी इसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। कैसे ऑपरेटेबिलिटी बढ़ाई जाए बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, माउंटेनियस एरिया में मैनेजमेंट, राइट, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ सूर्य किरण। 16th एडिशन था, सलझंडी नेपाल में हुआ। नेक्स्ट इज अल नजा और अल बहार। देखो, इसको अपन कैसे याद करेंगे? ये हमारी होती है ओमान के साथ। अब थोड़ा सा इट माइट साउंड वियर्ड, बट वियर्ड चीज़ें ना याद रह जाती हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो याद रखना है। हमारा ना साउथ इंडिया में एक बड़ा फेमस फेस्टिवल होता है ओणम, राइट। आपने देखा होगा, फ्लावर अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें बड़े ब्यूटीफुल। तो ओमान, ओनम, राइट, एक दो शब्द इधर उधर ही हैं। ओणम में ना फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, तो आपने फ्लावर का अरेंजमेंट किया तो किसी ने बोला यार बाहर आ गई, बाहर आ गई, ओणम से तो बाहर आ गई, किसी की नज़र न लग जाए। तो आप ऐसे थोड़ा-सा एसोसिएट कर सकते हैं कि ओमान सुनते ही ओनम, ओनम से फ्लावर, फ्लावर देख के सबने बोला यार बहार आ गई, तो अल बहार, और किसी की नज़र ना लग जाए तो अल नज़ा। राइट, जस्ट फॉर्म सम एसोसिएशंस ताकि आपको याद रहे। मेजर ऑब्जेक्टिव ये है। तो इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी और ओमान के बीच में कंडक्ट होती है अल नज़ा, राइट। और इस बार 2022 में बीकानेर राजस्थान में अल नज़ा कंडक्ट की गई थी, फ्रॉम 1st to 13th ऑफ अगस्त। मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा, बीकानेर राजस्थान। दिस इज द 4th एडिशन, 4th टाइम ये हुई है, राइट। ज़्यादा प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, ड्रिल्स कंडक्ट करना, कंट्रोल सिस्टम्स, अगेन काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, ये इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। तो टैक्टिकल ड्रिल्स, टैक्टिकल मैंने आपको बताया था कैसे बेहतर डिसीजंस लिए जाएं, क्या नई तरीके की टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं मिलिट्री एंडिवोर्स में, क्या नए प्रोसीजर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज अल नजा। देन नसीम अल बहार, मैंने आपको बोला ओनम, फूल बाहर आ गई। अगेन इट्स अ मैरिटाइम एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा, दिस वाज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज। रॉयल नेवी ऑफ ओमान विथ इंडियन नेवी। कहाँ पर हुई थी? ओमान में। नज़ा कहाँ हुई? बीकानेर में। और बाहर कहाँ हुई? ओमान में, राइट। अब देखिए, इसमें भी 3 फेजेस लिखे हैं, हार्बर फेज, सी फेज एंड डीब्रीफ। ये क्या होता है? मैंने अभी आपको कहा था, हार्बर फेज इज मोर लाइक कल्चरल एक्सचेंजेस। तो योगा एक्सरसाइजेस, डांस, फोक सॉन्ग्स, वो जब आप एक्सचेंज कर रहे हो दैट इज ऑन द हार्बर। उसी के अंदर नहीं करोगे ना, हार्बर पे करोगे। सी में दे वुड बी यू नो मिलिट्री, नेवल ट्रेनिंग्स, एक सी नेवल, आपकी जो पावर है उसका एग्जीबिशन। डीब्रीफ, देखिए डीब्रीफ का मतलब होता है जब आपने सब कुछ कर लिया, आपकी मीटिंग हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई, तो दोनों पार्टीज जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैठते हैं, और डीब्रीफ में ये डिस्कस किया जाता है कि यार क्या सही हुआ, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या क्या चीज़ें हमने सही करी, क्या सही हो सकता था, सजेशंस क्या क्या हैं, वो सब डीब्रीफ में किया जाता है। डीब्रीफ का मतलब ये है। अब इंडिया से देखिए किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? ट्राइकंट, सुमित्रा,
और मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ड्रोनियर, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे। नसीम अल बहार में किस किसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस ट्राइकन, आईएनएस सुमित्रा और ड्रोनियर। ड्रोनियर, ट्राइकन और सुमित्रा। वेरी गुड। वॉस्टॉक, अब एक सिटी बड़ी फेमस है रशिया की, व्लाडिवोस्टॉक, आपने सुना होगा, तो उससे आप याद कर लीजिए वॉस्टॉक। वॉस्टॉक एक्सरसाइज कौन कंडक्ट कराता है? रशिया कराता है। ये बाइलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमें क्या याद रखना है? हमने पार्टिसिपेट किया था और चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये रेयर कॉम्बिनेशन है और ये क्वेश्चनेबल कॉम्बिनेशन है, इंडिया चाइना रशिया, राइट। बट ये हुआ है, तो आपको याद रखना है कि वॉस्टॉक एक्सरसाइज रशिया कराता है। इंडिया ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया ही है, इसके अलावा चाइना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, और हमारी आर्मी को गोरखा राइफल्स ने रिप्रेजेंट किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि रशिया का जो फार ईस्ट है ना, उसको चूज किया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस वाले वीडियो में मैंने आपको रशिया के फार ईस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। एंड सी ऑफ जापान, दो एरियाज इसमें सेलेक्ट किए गए, रशिया का फार ईस्ट एंड सी ऑफ जापान। आप देख सकते हैं 50,000 ट्रूप्स, 5,000 वेपन्स, 60 वॉरशिप्स, सो इट्स अ बिग एक्सरसाइज। ओके, वॉस्टॉक। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स भी टू रिमेंबर है। सिम्बेक्स, दैट इज सिंगापुर एंड या Singapore and India. Simbex, very easy. S for Singapore, I for India. It is the maritime bilateral exercise. ये ध्यान रखें। कहाँ कंडक्ट की गई थी इस बार? विशाखापट्टनम में। अगेन दो फेजेस थे, हार्बर फेस एंड सी फेस। तो हार्बर फेस कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। और सी फेस कहाँ पर हुआ था? बे ऑफ बंगाल। है क्या? बाइलैटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, 1994 से चली आ रही है। पहले इसको बोलते थे एक्सरसाइज लायन किंग, राइट। अब जो है इसका नाम क्या हो गया है? सिम्बेक्स। अगेन द आइडिया इज कैसे दोनों नेवीज आपस में ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकती हैं, जल्दी से कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश हो सकता है। सिम्बेक्स है ना, वो लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बाइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो हमारी किसी फॉरेन नेवी के साथ होती है। बिकॉज देखिए ना, 1994 से चली आ रही है, राइट। सो 29th एडिशन इसका ऑलरेडी हो चुका है, तो इन दैट सेंस इट इज वन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूइंग मैरिटाइम एक्सरसाइज, बाइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, राइट। सिम्बेक्स। ओके, नेक्स्ट इज हरिमाऊ और उदार शक्ति। अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे? ये दोनों ही ना हम मलेशिया के साथ करते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि माला नाम की लड़की है, जो हरि हरि भगवान ऐसे, उनकी ना बड़ा उनकी बड़ी पूजा करती है और बड़ी उदार है, बहुत ही दिलदार है, राइट। उदार आप समझते हैं, मतलब जेनरस है। तो बहुत जेनरस है, भगवान की पूजा करती है, इसलिए इसमें बड़ी शक्ति आ गई है। तो मलेशिया से शक्ति शक्ति आ गई, क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा करती है और बहुत जेनरस है। तो हरिमाऊ शक्ति और उदार शक्ति दोनों ही हमारी किसके साथ होती है? माला के साथ, मलेशिया के साथ। तो मलेशिया हरि की भक्ति करती है, जेनरस है, उदार है। तो उदार शक्ति, हरिमाऊ शक्ति दोनों ही हमारे किसके साथ होती है? मलेशिया के साथ होती है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट। 2022 में मलेशिया में हुई थी। एनुअल ट्रेनिंग है, राइट, इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में होती है। हमारे यहाँ से घरवाल राइफल रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से रॉयल मले रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। घरवाल राइफल्स और रॉयल मले रेजिमेंट्स। um, तो दोनों आर्मीज ने ऑफ कोर्स जो एक्सरसाइजेज है वो तो कंडक्ट करी ही, बट खास बात इनकी ये रही, हाउ टू ऑपरेट इन जंगल टेरेन। तो ये की पॉइंट है इसका, इन्होंने किस बात पे देखा कि हाउ कैन वी ऑपरेट इन जंगल टेरेन, राइट। उदार शक्ति अगेन वो क्या है? जेनरस है, उदार है, तो उसको शक्ति आती है किसको? माला को, मलेशिया, राइट। उदार शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्सेस एंड मलेशियन एयरफोर्स के बीच में होती है। इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें Su-30 MKI और C-17 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, और मलेशियन एयरफोर्स में 30 MKM एयरक्राफ्ट के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट की गई। ये बात किया गया कि कैसे वी कैन हैव मोर बेटर रीजनल सिक्योरिटी इन दिस एरिया, बिकॉज रीजनल सिक्योरिटी इस पूरे एरिया का एक बहुत बड़ा
डिफिकल्टी भी कह लीजिए, चैलेंज भी कह लीजिए, राइट? तो उदार शक्ति, हरिमाऊ शक्ति दोनों ही किसके साथ होती है? माला के साथ, मलेशिया के साथ, राइट? नेक्स्ट इज गरुड़ शक्ति। देखिए एक कंफ्यूजन हो जाता है, गरुड़ शक्ति अलग है और गरुड़ अलग है। दीज आर टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस। गरुड़ शक्ति है हमारी इंडोनेशिया के साथ और गरुड़ है हमारी फ्रांस के साथ। तो ये डिफरेंस प्लीज याद रखें। गरुड़ शक्ति इज विद इंडोनेशिया एंड गरुड़ इज विद फ्रांस। तो गरुड़ शक्ति जो है इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस और इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। आर्मी के स्पेशल फोर्स और इंडोनेशियन स्पेशल फोर्स कहाँ हुई थी इस बार? कारावांग, इंडोनेशिया में। अगेन आइडिया क्या है? कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके, इंटरऑपरेबिलिटी दोनों आर्मीज के बीच में बढ़ाया जा सके, ये इसका मेजर ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ रीजनल सिक्योरिटी, अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, इसमें रीजनल सिक्योरिटी एक चैलेंज है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैसे ठीक किए जाएं वो देखा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। गरुड़ शक्ति, टेक नोट, क्या कहा? गरुड़ शक्ति अलग है और गरुड़ अलग है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है अपन को। गरुड़ शक्ति एंड गरुड़। तो गरुड़ जो है वो हमारी फ्रांस के साथ होती है, राइट? और ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में गरुड़ 7 कहाँ पर हुई जी? जोधपुर में हुई, ये याद रखना है। इट वाज कंडक्टेड एट एयरफोर्स स्टेशन इन जोधपुर, करेक्ट? नाउ जो फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स है, वहां से आए थे आपके रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, ये वहां से पार्टिसिपेट किया था। हमारे यहाँ से रफाल, MKI, LCA दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, जैगुआर एंड LCH दैट इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी यू कैन जस्ट टेक अ लुक। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे, गरुड़ किसके साथ होती है? जोधपुर में हुई थी। और गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ होती है। ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है। देन गरुड़ वरुण, टाइम कर रहा है ना? गरुड़ और वरुण, गरुड़ और वरुण तीनों हमारी किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। ठीक है? जो एक्सरसाइज वरुण है उसका 21st एडिशन जो है नेवल एक्सरसाइज का, वो इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी पूरा हुआ है। ये आपको याद रखना है। वरुण, गरुड़, वरुण, दैट्स यू हैव टू टेक, दैट्स व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट? तो ये काफ़ी समय से चल रही है एक्सरसाइज, आप देख भी सकते हैं। 21st एडिशन हो गया तो ऑफकोर्स पुराना है, 1993 से चल रहा है पूरा एंडिवोर। और ये लोग क्या करते हैं, वो या तो इंडियन ओशन में कंडक्ट करते हैं या मेडिटेरियन सी में कंडक्ट करते हैं, ताकि क्रॉस डेक ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं? तो आप दोनों एक दूसरे के नेवल सामानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन एक्सचेंज योर स्टफ, रेप्लेनिशमेंट एट सी, माइन स्वीप, जो सी माइंस होती हैं उनको ट्रैक करके ख़त्म करना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सबमरीन इज अ मेजर सोर्स ऑफ वॉरफेयर, तो उससे कैसे डील करना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दीज आर सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सरसाइज वरुण, ये ध्यान रखें। होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे हुई कहाँ पर, वेयर वॉज इट कंडक्टेड। मैं आपसे कहा या तो इंडियन ओशन में हुई होगी या मेडिटेरेनियन सी में, तो इस बार कहाँ पर हुई थी ये आप मुझे बताएंगे इन द चैट बॉक्स, आई मीन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देन एक्सरसाइज विन बैक्स, ये भी इजी है। विन इज वियतनाम, Vietnam, V for Vietnam, winbacks, and IN for India, V for Vietnam, IN for India, winbacks। ये एक बाइलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो कहाँ पर हुई थी? चांदी मंदिर, हरियाणा। चांदी मंदिर, हरियाणा की भारत में हुई थी। अब देखिए इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ना, वो है UN पीस कीपिंग ऑपरेशन समझना। क्यों? क्योंकि हम तो उसमें बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत समय से UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते आए हैं। बट वियतनाम ने पहली बार अपना एक UN पीस कीपिंग ऑपरेशन साउथ सूडान भेजा है। दे वांट टू लर्न दैट हाउ डू वी डू बेटर इन टर्म्स ऑफ पीस कीपिंग। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऐसी वियतनाम की जो आर्मी है उसने कोई ऐसी फील्ड ट्रेनिंग किसी फॉरेन आर्मी के साथ करी है। तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि वो इंडिया में कितने इंटरेस्टेड है और कितना दे आर प्लेसिंग इम्पोर्टेंस इन इंडिया। तो गुड टू रिमेंबर विन बैक्स, राइट? इट ऑल्सो शोज कि हमारे बीच के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। याद रखना है विन बैक्स।
बाइलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, V फॉर वियतनाम, IN फॉर इंडिया, चांदी मंदिर हरियाणा। देन IMT ट्राइलैट, ट्राइलैट ट्राई मतलब थ्री, अब IMT में तीनों छुपे हैं आपके, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। IMT या मोजाम्बिक एंड तंजानिया। इट्स अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि तीनों देश की नेवीज के बीच में हुई, दरअसलम तंजानिया अफ्रीका के पास, अफ्रीका में, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भारत से कौन गया इस एक्सरसाइज में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस मरीन कमांडोज, राइट, जो कि हमारी नेवी के स्पेशल फोर्सेस हैं। तो चेतक हेलीकॉप्टर, तरकश, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, इसने इन भारत की तरफ से ट्राइलैट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। देखिए ट्राइलैट हमारे लिए एक और रीजन से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन ओशन कॉन्सेंट्रेट करती है, और हमारा एक पॉलिसी गाइडलाइन है जिसको हम बोलते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसमें हम जो इंडियन ओशन का जो पूरा रीजन है उसमें रहने वाली कंट्रीज के साथ हेल्दी रिलेशंस, मैरिटाइम कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, ताकि इस एरिया के में इंटरऑपरेटेबिलिटी, सेफ्टी, ग्रोथ का ध्यान रखा जा सके। तो ये जो ट्राइलैट है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी अंडर सागर, इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द region. Trilat, that is IMT, yeah, Mozambique and Tanzania. Next is दस्तलिक। देखिए दस्तलिक का मतलब होता है दोस्ती, दोस्त ना, दोस्त। उज्बेकिस्तान हमारा दोस्त है। अच्छा, एक और तरह से आप याद रख सकते हैं, दस्तलिक में यू आता है और यू से उज्बेकिस्तान होता है, तो यू इज फॉर उज्बेकिस्तान। ये इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है, जो 2022 में कंडक्ट हुई थी यांगारिक उज्बेकिस्तान में, राइट। फोकस क्या है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, सेमी अर्बन जो टेरेन्स हैं उसके बीच में। देखिए आइडिया यह है कि आप इस वीडियो में पर्टिकुलरली जैन 2022 से लेकर के और जैन 2023 तक जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके कवर हो जाएं। ये बात का जो है, दे वुड बी वेरी सून अ वेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें जो इसके बाद के महीने हैं वो कवर किए जाएंगे। तो इसमें पर्टिकुलरली नॉट इवन जनवरी, फेब्रुवरी 2023 तक सब कुछ कवर कर दिया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। अब ओके, तो हमारे यहाँ से ग्रेनेडियर बटालियन नॉमिनेट की गई है इसमें, राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारी बटालियंस इंपॉर्टेंट है बट वन ऑफ द वेरी हाईली डेकोरेटेड बटालियंस ऑफ इंडियन आर्मी, राइट। काउंटर टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस मैंडेट, ये इसके जो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। और टैक्टिकल लेवल ड्रिल्स मैंने आपसे कहा था, डिसीजन मेकिंग, अटैक, ऑपरेशन, दोनों से सीखना, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, वो सब सेम रहेगा। दसलिक, यांगर एक उज्बेकिस्तान, राइट, इंडिया उज्बेकिस्तान, दसलिक दोस्त, यू आता है दसलिक में, यू से उज्बेकिस्तान है, ये आप याद रखेंगे। देखिए थोड़े थोड़े एसोसिएशंस बना लीजिएगा ना, तो जब आप ऑप्शंस आएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा कि मैम ने ओमान कहा था, ओनम कहा था, अल अच्छा ओनम से बाहर आ जाती है, नज़र लग जाती है। तो इट जस्ट गिव्स यू अ क्विक एसोसिएशन, एंड वहाँ पर आपके लिए जो फिल्टर आउट करने का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। देन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। अभी डेजर्ट फ्लैग क्या है, डेजर्ट तो यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप देखते हैं क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स देयर, राइट। आप तो पढ़ाई कर रहे हैं बट जो आपके बाकी दोस्त मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं यहाँ वहाँ, चिंता मत करिए, आपके दिन भी आएंगे, डोंट वरी, जस्ट गोइंग। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक मल्टीनेशनल वॉरफेयर है, तो एक तो याद रखना बाइलैटरल नहीं है, मल्टीनेशनल है, राइट, जो कि यूएई का एयरफोर्स कराता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स। और ये इसका 8th एडिशन था। भारत ने पार्टिसिपेट किया LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, देन C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। और भी देश इसमें आए हैं जैसे फ्रांस, कुवैत, यूएसए, स्पेन, मोरक्को। दैट्स ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट इट इज अ मल्टीनेशनल वॉरफेयर बाय द नेम डेजर्ट फ्लैग। तो अगेन आइडिया क्या है कि टैक्टिकल एबिलिटीज डेवलप करना, कैसे हम साथ में काम कर सकते हैं, क्लोजर रिलेशंस कैसे स्टैब्लिश हो सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। देखिए हम सेकेंड टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो तो ये पहले से रही है
बट इससे पहले हमने 2021 में इसमें पार्टिसिपेट किया था और फिर 2022 में इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी मेजर मेजर थी, हमने कर ली। यूएई के साथ 10 क्लिक उज्बेकिस्तान, ट्राइलैट मेंबर 3 इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, विनबैक्स वी फॉर वियतनाम, इंडिया, वरुण गरुड़ हो गई हमारी फ्रांस के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, माला का कनेक्शन याद रखिएगा उदारता और हरी से, शक्ति भक्ति में शक्ति, तो हरिमाऊ शक्ति एंड उदार शक्ति, सिम्बेक्स सिंगापुर, राइट, इंडिया, वॉस्टॉक व्लाडिवॉस्टॉक, ओनम से बहार और नजर, सूर्य किरण नेपाल। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा काका आपके जो ऑस्ट्रेलिया हैं, आपने उनको कहा काका मुझे दो ऑस्ट्रा हिंद, और वहां की एक जो पिच है वो क्या है, पिच ब्लैक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑपरेशन सद्भावना या फिर गुडविल, आइडिया क्या है इसका? तो लद्दाख के एरियाज हैं जहाँ पर हम देखते हैं ड्यू टू टेररिज्म, मिलिटेंसी, काफ़ी समय से बहुत सारी तकलीफें रही हैं। अब उसको अंडू करने के लिए या उसे बेहतर करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसको हम कह रहे हैं ऑपरेशन सद्भाव। अब आइडिया इसका क्या है? ह्यूमन इनिशिएटिव्स इसमें स्टार्ट किए गए हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज स्टार्ट की गई, जैसे कि आर्मी गुडविल स्कूल्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल टूर फॉर चिल्ड्रन जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं लद्दाख के। तो द आइडिया इज दे कैन बी इंटीग्रेटेड, नेशनल इंटीग्रेशन का पर्पस सॉल्व हो सके, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। नाउ इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? आर्मी स्कूल स्टैब्लिश किए गए हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, उसके लिए काफ़ी सारे एंडिवोर्स चल रहे हैं। व्हाट दे हैव डन इज अंडर ऑपरेशन सद्भावना, लोकल एस्पिरेशंस, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं उस आइडिया को इंक्लूड करके इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, ताकि ये भी इंश्योर किया जा सके कि सेम सेम प्रोजेक्ट्स वहाँ पर नहीं चल रहे हैं, कि एक ही तरीके के 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हो। सो द आइडिया इज इंडियन आर्मी वर्किंग फॉर द वेलफेयर, ह्यूमन इनिशिएटिव्स, कहाँ पर? लद्दाख में। एम क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा। छोटा सा है बट दे लास्ट के ऑपरेशन सद्भावना, और एक ऑप्शन दे देंगे कि भैया इट इज़ अ एंडिवोर इन टर्की एंड सीरिया। बाय द वे इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियो में मैंने आपको बताया था टर्की और सीरिया में जो असिस्टेंस हमने भेजी थी वो कौन से ऑपरेशन के तहत भेजी थी। बिना देखे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप रिकॉल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा टर्की और सीरिया में जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, और यूक्रेन में जो हमारा ऑपरेशन था उसका नाम क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखिए हुआ क्या है कि हमारी एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम है। दो तीन चीजें इसमें, क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन मतलब जो इसका रिएक्शन टाइम है वो क्विक है, पहली बात तो ये देखिएगा। दूसरा सरफेस टू एयर है, मिसाइल्स कई तरीके की होती हैं, उसमें से ये क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सर्फेस एंड हिट्स एट द एयर। तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि किसने डेवलप किया है, पहले तो ये याद रखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। अब का आइडिया क्या है ये समझिएगा। जब आर्मी का एक कंटिजेंट मूव कर रहा है, राइट, उसको अपने आप को एरियल अटैक से बचाना है। तो आर्मी कंटिजेंट मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं आप, यू आर टूवर्ड्स योर गोल, और आपको एयर अटैक हो रहा है, तो अब इससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसको आप चलते वक्त कैरी कर सकें, राइट, मूविंग हो वो आपके साथ साथ, राइट, और वो आपको एरियल अटैक से बचा सके। तो व्हाट दिस बेसिकली डज इज अ सिस्टम दैट कैन ऑपरेट ऑन द मूव। तो उसको एक जगह स्टेशनरी रहने की जरूरत नहीं है, वो कंटिंजेंट के साथ साथ मूव कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, और छोटे से अंतराल में ही उस एरियल अटैक करने वाले पर काउंटर अटैक करके आपको बचा सकता है। तो अब इसको देखो, क्विक, इसका की फीचर क्या हुआ? इट हैज मोबिलिटी, राइट, इट इज मोबाइल इन नेचर। प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? आर्मर्ड कॉलम्स को। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? एरियल अटैक से। नाम क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। बेसिक आपने ध्यान रखना है, बस दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट इज एरो इंडिया 2023। अब ये क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स का एक बाई एनियल एयर शो है, वंस इन 2 years एयर शो है एरो इंडिया, जो कि इस बार हुआ था बेंगलुरु में। इसका आइडिया क्या है? हमारा जो एविएशन सेक्टर है, जो डिफेंस एविएशन सेक्टर है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
उसमें हमने बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स किए हैं, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज़ इंटीग्रेट करी हैं। तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को शो करना चाह रहे हैं, ताकि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके। थीम क्या है 2023 में इसकी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्च्युनिटीज़। किसने कंडक्ट कराया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किसके बिहाफ पे? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, लेड बाय HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। अब मैंने क्या कहा, इसका एम क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर टेक्निक्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, एयर इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम कैसे शोकेस कर सकें दुनिया को। जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, रॉनियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ये सब इंडिजिनसली जो डेवलप्ड हैं उनको हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। तो उसमें जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो ग्लोबल चेन से इंटीग्रेट हो पाएंगी, राइट। इसीलिए देयर वर सो मेनी, ऑफ कोर्स अदर कंट्रीज आल्सो गॉट अ स्टेज। तो 98 कंट्रीज, उनके एयर चीफ्स, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स, उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो सब आए थे एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, जिसका नाम क्या है? एरो इंडिया 2023। तीसरा था नथिंग ग्रेट इन दिस। नाउ हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब ये क्या है जी? क्या चीज़ है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? क्या होती है? पहले तो इसका नाम देख लो। हेलिना इसका नाम है ना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का बेसिकली इसको, इस मिसाइल को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ऐसे व्हीकल्स जो हेवीली आर्मर्ड हो, में आर्म्स कैरी किए जा रहे हो, उसको ये मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप समझ रहे हो? जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है, एनी व्हीकल दैट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ आर्म्स, उसको डिस्ट्रॉय, इसलिए नाम क्या देखिए, एंटी टैंक, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है। तो इसका टेस्ट फायर रिसेंट हो गया है। एक दो बार पहले भी इसको जो है यूजर ट्रायल्स किए जा चुके हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं। किसने डेवलप किया है? DRDO ने। डेवलपमेंट लाइब्रेरी लेबोरेटरी है, किसके अंदर आती है? DRDO के। तो यहाँ से ये डेवलप किया गया है। हेलिना के की फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं। का मैक्सिमम रेंज है 7 किलोमीटर्स, राइट। तो ऐसा समझ लीजिए, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का वेपनाइज्ड वर्जन है। तो उसमें आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, ताकि ये एंड जो टैंक्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो हेवीली आर्मर्ड हैं, उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सके, प्रॉब्लम ही खत्म कर सके। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सारे वेदर्स में आप इसको यूज कर सकते हो। रात में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटल टैंक्स जो कि बहुत भरे हुए आर्मर से, एक्सक्लूसिव आर्मर से भरे हुए, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखो उसको बनाया क्यों गया है? तो जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उसके जो चॉपर्स हैं, उसमें अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या होगा? ऑन द गो ये जो है टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वेरी गुड। इसी का जो एयरफोर्स वर्जन है, तो आर्मी के पास है, एयरफोर्स जो वर्जन है उसका नाम है ध्रुवास्त्र। एलिना का एयरफोर्स वर्जन क्या है? ध्रुवास्त्र। या याद रखेंगे। अब इसमें दो अटैक मॉडल्स हैं, एक है टॉप अटैक मोड और एक है डायरेक्ट हिट मोड। अब टॉप अटैक मोड और डायरेक्ट हिट मोड का इसमें मतलब है, देखिएगा। टॉप अटैक में क्या होता है? आपने इसको लॉन्च किया, ये क्लाइंब करेगा शार्पली और फिर उसके बाद में आपके टारगेट को ऐसे हिट, राइट, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स करती हैं। डायरेक्ट हिट में लोअर एल्टीट्यूड पे जा रहा है और डायरेक्टली टारगेट को हिट कर रहा है। इसमें इट इज टेकिंग अ अटैक मोड, देन इट इज अटैकिंग द टारगेट एनी विच वे, राइट। एंड इन डायरेक्ट हिट मोड आपका कोई प्लंज नहीं है, ऊपर कोई आप पहले पुश नहीं दे रहे, सीधा वो क्या कर रहा है? आपके जो भी टारगेट है जिसको भी आपको डिस्ट्रॉय करना है, उसको अटैक कर रहा है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट हिट मोड एंड टॉप अटैक मोड, ये भी याद रखिएगा। देन इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 इंटीग्रेट कमीशन किया। देखिए, कमीशनिंग का मतलब होता है उसमें ऐड कर दिया गया है, यूज के लिए रेडी है। आपने कभी कभी सुना होगा सबमरीन कमीशन कर दी, तो कमीशन कर दी मतलब यूज में ले आना शुरू कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। स्क्वाड्रन क्या होता है? स्क्वाड्रन एक यूनिट है। यूनिट किसकी? एक एयरफोर्स की यूनिट है, जिसमें आपके कुछ ऑफिसर्स होंगे, दो तीन एयरक्राफ्ट्स होंगे, तो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट समझ लीजिए एयरफोर्स की, तो हम बोलते हैं स्क्वाड्रन। तो एक नई स्क्वाड्रन, एक नई यूनिट ऐड की गई है इंडियन एयरफोर्स में, ईस्टर्न नेवल कमांड में। हमारे एयरफोर्स के कमांड सिस्टम्स हैं, उसमें जो ईस्टर्न कमांड है
इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 ऐड किया गया है, जो कि ईस्टर्न सीबोर्ड का ध्यान रखेगा, राइट? अब ध्यान क्या-क्या रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है? द यूनिट इज़ ईस्टर्न सीबोर्ड्स फर्स्ट नेवल स्क्वाड्रन, जो कि यूज़ करेगा एएलएच, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। अब ध्यान रखिएगा कि स्क्वाड्रन को नाम दिया गया है केस्ट्रल्स। केस्ट्रल्स बर्ड्स ऑफ प्रे होती हैं, जिनका ना सेंसरी कैपेसिटी बहुत तेज़ होती है। दे कैन एक्चुअली सेंस व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आप समझ गए होंगे इसका काम क्या है। रिकॉनेसेंस इस स्क्वाड्रन का टू नज़र रखना, राइट? ट्रैक, कीप एन आई ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, पर रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इनका रोल रहेगा, बट मेजरली जो है टू कीप एन आई, टू वेरी शार्प विद सेंसेस, दैट वुड बी द वर्क ऑफ स्क्वाड्रन 324। ऑफ कोर्स इनको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जो कि बहुत ही मॉडर्न सर्विलेंस में बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी मानी जाती है, ताकि सेंस, मैंने बार-बार बोल रही हूँ आपको, केस्ट्रल से आपको याद रखना है दैट द आइडिया इज़ टू कीप the senses very sharp to track any problem beforehand, right? Next is K9 वज्र। अब ये क्या है जी K9 वज्र? अब K9 वज्र में दो चार बातें याद रखना। इसका प्रोक्योरमेंट कर लिया है, 100 और हमने प्रोक्योर किए। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइजर्स हैं। अब ये सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके व्हील्स लगे हुए हैं, तो क्या इसको चलने के लिए कोई एक्सटर्नल प्रोपल्शन की जरूरत होगी? किसी को धक्का मारना पड़ेगा इसको, या फ्यूल देना पड़ेगा? नहीं, ये अपने आप से चल रहे हैं ना, व्हील से चल रहे हैं। तो सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब होता है एनीथिंग दैट डज नॉट रिक्वायर अ एक्सटर्नल थर्स्ट टू मूव। तो कई लोगों को ना अपने मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, उनके मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि जी पढ़ो पढ़ो, टीचर्स बोल रहे हैं पढ़ो, कुछ खुद से पढ़ते हैं, राइट? तो आप तो सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप सब सेल्फ प्रोपेल्ड हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड ही रहिएगा, कि मोटिवेशन तो ट्रांजिस्टरी है, जो हैबिट्स हैं, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है, वही आपके काम, फैक्ट है ये। तो सेल्फ प्रोपेल्ड का यहाँ पर मतलब क्या है कि ये खुद से चल रहे हैं, इनको कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, फील्ड है से जो है ये चल रहे हैं। हॉइट्जर्स जो है वो गन्स होती हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा है क्या, पहले तो ये समझिए। देन 155 मिलीमीटर्स 52 कैलिबर ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड, मैंने आपसे कहा शॉर्ट गन है, राइट? इसको बिल्ड किसने किया है? भारत में एल&टी, लार्सन एंड टर्बो ने। और टेक्नोलॉजी हम कहाँ से लिए हैं? साउथ कोरिया से। ये आपको याद रखना है, कंट्री इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उनका जो K9 थंडर है ना, उस पे K9 वज्र बेस्ड है। K9 थंडर, K9 वज्र, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। हमारा जो बाय ग्लोबल प्रोग्राम है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे डेवलपमेंट में, हमारी टेक्नोलॉजी डिफेंस डेवलपमेंट में हम लोग बाहर की कंपनीज को, वी अलाउ फॉरेन कंपनीज टू पार्टिसिपेट। तो साउथ कोरिया का जो डिफेंस, मेजर डिफेंस कंपनी है अनवा डिफेंस स्पेस, तो उसने जो K9 थंडर बनाया था, उस पे ये K9 वज्र बने हुए हैं। K9 वज्र सुनते आपको कौन सी कंट्री याद आनी चाहिए? साउथ कोरिया। ठीक है जी। अच्छा, हम इसको पहले ना डेज़र्ट्स के यूज़ के लिए लेकर आए थे, बट जब आपको पता है व्हाट हैपेंड विद चाइना, स्टैंड ऑफ हुआ था, तो हम इसको माउंटेनियस एरियाज़ में भी अब डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट? इसमें जो विंटर किट्स रिक्वायर्ड हैं, वो भी हमने किए गए हैं, ताकि जो कोल्ड वेदर्स हैं, उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये याद रखना, साउथ कोरिया है, ये भी आपको याद। ओके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब यहाँ से भी आपके सवाल पहले पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे, लॉस्ट हिम इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, तो उस वजह से हमारे जो है नेक्स्ट सीडीएस हमें मिले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये आपने याद रखना है पहले तो कौन है। अब मेजर मेजर बातें सीडीएस से रिलेटेड एक बार देख लीजिए, उनके काम से रिलेटेड, ताकि कोई एमसीक्यू आए तो आप गलती ना करें। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 3 सर्विसेज़ हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, राइट? उनके अपने-अपने चीफ्स हैं। अब सीडीएस का फिर क्या काम है? तो इनके बीच में सिनर्जी डेवलप हो। हमने देखा, जो भी मेजर वॉर्स भारत ने लड़ी, अपना बेस्ट दिया एंड आउट परफॉर्म्ड एवरीबॉडी, राइट? बट एक तकलीफ जो देखने को मिली, वो सिनर्जी बिटवीन द 3 फोर्सेस, इन द सेंस कैसे दोनों के बीच में ऑपरेशंस को लेकर ज़्यादा सिनर्जी डेवलप की जाए, ये सीडीएस का काम है। तो तीनों सेम ट्रैक पर हो, सेम आइडियोलॉजी इन द सेंस सेम पाथ्स पर हो, और
जो ऑपरेशंस में आने वाली समस्याएं हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। तो पहला तो हो गया ऑपरेशनल सिनर्जी। अगर कोई फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है तो उसको कम से कम रखा जा सके। एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, बट अगर कोई फ्रिक्शन आ रहा है तो उसको रिड्यूस किया जा सके। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम है। और ये हेड क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि नया डिपार्टमेंट है, किसमें बनाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपको याद क्या रखना है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑल्सो डिफेंस मिनिस्टर के लिए ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होंगे। तो ऐसी कोई भी मुद्दा जो इन तीनों सर्विसेज से डील करता है, उस पर अगर कोई एडवाइस चाहिए डिफेंस मिनिस्टर को, तो उनके सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन होने वाले हैं? CDS, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देन जैसे कि मैंने आपको कहा, ये डीएम है। डीएम है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड हैं। इनके पास ये भी अथॉरिटी है कि क्या खरीदना है, प्रोक्योरमेंट क्या करना है, इंटर सर्विस प्रोक्योरमेंट, उसके डिसीजंस ये ले सकें। देन अच्छा, अब इस पे भी ध्यान दीजिएगा। जो तीनों चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं, उनको ये डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, बट कमांड नहीं कर सकते। कमांडिंग अथॉरिटी नहीं है। एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि ही और शी इज द कमांडिंग अथॉरिटी। कमांडिंग अथॉरिटी का मतलब होता है मैंने आपसे कहा, आपने माना, ये होती कमांड। डायरेक्शन होती है काइंड ऑफ एन एडवाइस, काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन कि आप ऐसा करेंगे। आई डायरेक्ट यू स्टडी हार्डर, आई कमांड यू टू स्टडी हार्डर। दोनों में डिफरेंस है। कमांड हम आपको नहीं कर सकते, डायरेक्शन हम आपको दे सकते हैं। तो सीडीएस डायरेक्टिव दे सकते हैं, बट कमांडिंग अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, जो आपकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, उनको एडवाइस देने का काम भी ये कर रहे हैं। तो ये ऑल्सो हैज अ एडवाइसरी रोल इन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये कुछ बातें हैं, इफ यू रिमेंबर अबाउट सीडीएस, तो आप जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट इज अग्नि प्राइम। अग्नि सीरीज का लेटेस्ट डेवलपमेंट अग्नि प्राइम। किसने टेस्ट फायर किया है जी? डीआरडीओ ने किया है क्या? बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी होती हैं तो आप इनिशियली थ्रस्ट देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो ग्रेविटी के साथ नीचे आती हैं, ग्रेविटी के फोर्स में नीचे आती हैं। तो इनिशियली आपने उनको पावर कर दिया, देखिए ऐसे इनिशियली पावर कर दिया। देन वो कैसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी? वो जो है अपने ग्रेविटी के फोर्स में गिरेगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। देखा आपने, लॉन्च किया, प्रपल्शन हुआ, यहाँ से ग्रेविटी ने काम करना शुरू किया और उसको टारगेट पे हिट कर दिया। ठीक है। मीडियम रेंज, मीडियम रेंज का यहाँ पर मतलब क्या है? एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। तो ये कौन से उसमें फॉल कर रही है? मीडियम रेंज में। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये मैंने आपको बता दिया। नाम क्या है? अग्नि प्राइम। कहाँ से लॉन्च किया गया? जो हमारा अब्दुल कलाम आइलैंड है ऑफ द कोस्ट, वहां से जो है इसको लॉन्च किया गया है। कैनिस्टर्ड मिसाइल है। कैनिस्टर्ड मिसाइल का बेसिकली मतलब है कि आप इसको शॉर्ट नोटिस पे भी फायर कर सकते, यू डोंट नीड लॉन्ग नोटिस फॉर इट। ठीक है। अग्नि सीरीज का ये 6th वेरिएंट है। अग्नि सीरीज मिसाइल्स बाय द वे आईजीएमडीपी के तहत डेवलप की गई हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो अग्नि सीरीज है उसका 6th वेरिएंट है अग्नि प्राइम। ये फीचर्स पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, ये मल्टीपल वॉर हेड्स कैरी कर सकती है। तो ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही लोकेशन में आप इससे फायर कर सकते हैं। ये मल्टीपल वॉर हेड्स कैरी भी कर सकती है और अलग लोकेशंस पे उनको शूट भी कर सकती है। डिस्टेंस कितना रहेगा? 1000 टू 1000 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा मीडियम रेंज है। 10.5 मीटर्स टॉल है। डायमीटर 1.2 मीटर्स है। और मैंने आपसे कहा कि वॉरहेड्स मल्टीपल जा सकते हैं 1.5 टन्स तक। राइट। अच्छा, ये मनूवरिंग भी कर सकते हैं। मनूवरिंग का मतलब है गुमराह करना, कि पहले आपने इधर उधर गए एंड देन यू आर हिटिंग द टारगेट। तो मनूवर मतलब टू काइंड ऑफ सो दैट यू नो द एनिमी कैन बी, आप थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकते हो कि इधर डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, लाइक लाइक दैट। ओके, तो हमारी जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है डिफेंस के सेक्टर में अग्नि प्राइम से और ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, ये आपको मैंने बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। बाय द वे बड़ा डिबेट है कि बैलिस्टिक है बॉलिस्टिक है, हाउ डज इट मैटर? एज लॉन्ग एज आपके आंसर सॉल्व हो रहे हैं, नथिंग एल्स मैटर्स। ओके। ओके, नेक्स्ट इज इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब ये क्या है? पहले तो याद रखें इसको कर कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 3,375 करोड़ इसके लिए सैंक्शन हुए हैं।
2022-23 से स्टार्ट होके टारगेट ईयर है 2025-26। तो देखिए क्या है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके कई सारे सेपरेट बेसिस हैं। जैसे कि पुलिस का इसमें काम है, फॉरेंसिक का काम है, उसके बाद कोर्ट का काम है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है और फिर प्रिजन्स का काम है। अब इन सब में आईटी यूज होता है। जैसे कि अब हमारे पास ई फॉरेंसिक, सारा डेटा फॉरेंसिक्स का इंटरनेट पे अवेलेबल है। ई कोर्ट्स, यू नो व्हाट इज ई कोर्ट्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं, देखिए जो भी क्राइम क्रिमिनल नेचर के होते हैं ना, उनको माना जाता है क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। इससे आप सब देखते हैं ना, एक्स वाई जेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एक्स वाई जेड वर्सेज स्टेट ऑफ दिस। तो जो भी ऐसे क्राइम्स हैं जो क्रिमिनल नेचर के हैं, उनको क्राइम अगेंस्ट द स्टेट माना जाता है। अब इसमें जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वकील, लॉयर्स, उनको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो उनका रिलेटेड ई डेटा, देन प्रिजन का डेटा, कौन से प्रिजन में कितने लोग हैं, क्या है डेटा, एवरीथिंग। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस में हम क्या कर रहे हैं, इन पांचों के डेटा को एक मेन आईटी सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो क्रिमिनल क्राइम एंड ट्रैकिंग नेटवर्क है, या ई कोड्स का डेटा है, ई प्रिजन्स का डेटा है, ऑल दैट वुड बी क्लब्ड टुगेदर। डेटा शेयरिंग आसान हो जाएगी, राइट, ऑपरेशनल दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो कुछ नहीं है इसमें, आप क्या कर रहे हैं, सारे मेन जो 5 पिलर्स हैं, पिलर्स याद रखने हैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पुलिस, ई फॉरेंसिक्स, ई कोर्ट्स, ई प्रोसिक्यूशन और ई प्रिजन्स, इनको जो है इंटीग्रेट करके ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिजाइन किया गया है। ओके, ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एनसीआरबी, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। और किसके साथ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट। ऑफ कोर्स इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का कोलैबोरेशन लगेगा, ये भी आपको याद रखना। चलिए अब बात करते हैं साइबर अटैक्स और साइबर टेररिज्म की। देखिए ये वाला टॉपिक मैं आपको इसीलिए यहाँ बता रही हूँ बिकॉज कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो साइबर अटैक्स और साइबर टेररिज्म से रिलेटेड है। अब आपसे एमसीक्यूज में इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडिवर्स रिलेट टू साइबर सिक्योरिटी। तो दैट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब देखिए साइबर अटैक्स होता क्या है, जब आप इलीगली एक कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ऑब्वियसली ये ऑथराइज्ड नहीं है, तो बेसिकली एक अटैक जो हो रहा है थ्रू साइबर मीडियम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर अटैक्स। नाउ हाउ आर साइबर टेररिज्म डिफरेंट फ्रॉम साइबर अटैक्स, हाउ इज साइबर टेररिज्म डिफरेंट। तो देखिए टेररिज्म का यहाँ पर आइडिया क्या होगा, आपका पर्पस अलग होगा। साइबर अटैक का पर्पस होगा जी पैसे कमाना, टू मेक मनी। पर साइबर टेररिज्म का यहाँ पर पर्पस क्या होगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, टेरर क्रिएट करना, जो टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव है। तो वो टेररिज्म जो साइबर मीडियम से कंडक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं साइबर टेररिज्म, राइट। नाउ ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये गवर्नमेंट के अभी इनिशिएटिव जो चल रहे हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो एक बार देख लीजिए, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज। अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो एक है CERTIN, दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रन करता है साइबर स्पेस को सिक्योर करने के लिए। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है। प्रोग्राम इसके तहत आता है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। सिमिलरली नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जिसका पूरा काम ही ये है जो हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कंट्री की, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सिक्योर करना NCIIPC का काम है। देन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था ताकि जितने भी इनिशिएटिव चल रहे हैं साइबर क्राइम के, उनको कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलाया जा सके। देन ऑफ कोर्स हमारे पास IT एक्ट ऑफ 2000 है, जो 2000 से जो है इफेक्ट में आ गया था, जिसका पर्पस ये था कि लीगल रिकॉग्निशन दिया जा सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, इसको डिफाइन कर दिया गया IT एक्ट ऑफ 2000 में। जस्ट टेक अ क्विक रीडिंग ऑफ दिस, कुछ भी इससे रिलेटेड आता है साइबर सिक्योरिटी,
लेट्स से नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, तो यू शुड बी एबल टू लिंक कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ओके, टेक नोट ऑफ इट। देन आईएनएस विक्रांत, देखिएगा क्या है ये। पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस मतलब हमने बनाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? आप देख रहे हैं एक शिप है, तो बेसिकली ये एक शिप है जिसमें आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं और यहीं से लॉन्च कर सकते हैं। क्लास ऐसा समझ लीजिए, द फ्लोटिंग एयरबेस। आगे बात समझ में? तो इट्स अ फ्लोटिंग एयरबेस, एक बड़ी सी शिप होगी जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर रही होगी, बड़ा सा उसका रनवे होगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया है, विक्रांत डेवलप्ड है। देखिए जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट था, यूके से खरीदा था, उसके नाम पर इसको रखा गया है विक्रांत, विच मीन्स करेजियस। कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 43,000 टन इसका वेट है और ये लार्जेस्ट नेवल शिप है जो भारत में डिज़ाइन और बनाया गया है। मतलब in terms of weight it is 43,000 tons। ये वाली कैपेसिटी और कौन कौन से देशों के पास है? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, इटली एंड चाइना। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, इटली एंड चाइना, ये याद रखेंगे आप। टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहा है ये? STOBAR, ये याद रखिएगा। पूछ लेते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है विक्रांत में। शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी, शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी। किस कहाँ बनाया गया है ये? कोचिन शिपयार्ड, कोची में, राइट? कोची, INS विक्रांत। देन न्यू ITBP बटालियन, पहली बात तो ITBP है क्या? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब की ना नई बटालियंस तैयार की जा रही हैं। बटालियंस मतलब यूनिट्स, राइट? ताकि बॉर्डर रीजन इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जा सके। तो ITBP जैसे कि हम जानते हैं प्रोटेक्ट्स द इंडो चाइना बॉर्डर, तो हमारे इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात रहती है ITBP। आइडिया ये है कि 2025-26 तक स्ट्रेंथ अभी 88,000 है, उसको बढ़ाकर 90,000 करनी है एंड इट विल मेक इट द फोर्थ लार्जेस्ट CAPF। CAPF क्या है? CAPF है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF। इसके 7 यूनिट्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो CAPF होता क्या है? एक टर्म यूज होता है पैरामिलिट्री, राइट? सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्मी, still exists to assist the army। तो CAPF फोर्सेस आर्मी के पार्ट नहीं होते, बट उनका काम क्या है? आर्मी एज वेल एज पुलिस फोर्सेस को असिस्ट करना। तो हम पैरामिलिट्री शब्द यूज नहीं करते, इंडिया में हम लोग बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसके 7 विंग्स हैं और उसमें से एक जो है वो है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ये बात आपने याद रखनी है। क्या क्या काम है इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना? छत्तीसगढ़ और इस तरीके के जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इलाके हैं, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फोर्सेस यहाँ पर जो है तैनात की जाती हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, दे आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स इन केस हिमालयन रीजन में कोई नेचुरल कैलामिटी होती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स किसका होता है? ITBP, दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट, ये याद रखना। अच्छा, एक न्यूज CAPF से रिलेटेड और आई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये, बाय द वे CAPF किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये हाईलाइट किया था कि जो विमेन है दे आर ओनली 3.68%। CAPF की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसमें विमेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिर्फ 3.68% है। तो ये बोला गया कि हमें और रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट करनी चाहिए और पोस्टिंग में भी हम उन्हें अपने होम टाउन के करीब दे दें, ताकि विमेन शुड बी एनकरेज टू ज्वाइन द फोर्सेस। जस्ट एक साइड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। तो असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP जो कि अभी हमने पढ़ा, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड SSB सशक्त सुरक्षा बल। सो AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP, PP एंड NSG एंड SSB हो गए 7। ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन ट्राई शक्ति प्रहार। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछ लेंगे, हमें लगेगा ये कोई 2 देशों के बीच में या 3 देशों के त्रि है तो के बीच में कोई एक्सरसाइज होती होगी, बट ये इंटरनल एक्सरसाइज है। कहाँ होते, कहाँ ये एरिया टारगेट किस में कौन सा है?
वर्क एरिया कौन सा है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो चिकन नेक कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, वेस्ट बंगाल में जो लोकेटेड है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वहां पर कंडक्ट की गई। किसके बीच में? तीन फोर्सेस के बीच में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड सीएपीएफ। तो सीएपीएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीन हो गए, इसलिए त्रिशक्ति, राइट। आइडिया इसका ये था कि तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाए, ऐसा रिहर्सल हो, कोऑर्डिनेशन हो। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज आता है, तो कैसे तीनों क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल, वेपन्स का इस्तेमाल, नई नई ट्रेनिंग्स, एक्सपीरियंस शेयरिंग, ऑल दैट वाज अ पार्ट ऑफ त्रिशक्ति। त्रिशक्ति, अब आपको याद क्या रखना है? देखो, त्रिशक्ति में कंफ्यूजन यही होगा कि कंट्रीज हैं, नहीं, प्लीज रिमेंबर, तीन फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड एपीएफ। कॉरिडोर आपने याद रखना है, कौन से कॉरिडोर की बात हो रही है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप याद रखेंगे ना तो काफी हो, ठीक है। नाउ, महाभारत के सपूत, अब ये क्या है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है, महाभारत के सपूत, जिसमें आम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। अब ये बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड क्या होता है? देखिए, इस फंड में जो पैसा जाता है लोगों द्वारा, उसका इस्तेमाल किया जाता है people for our soldiers, our sailors, our airmen lose their lives while serving the nation, right? या वो बहुत ज़्यादा इंजर हो जाते हैं, तो उनकी फैमिलीज को या उनको सपोर्ट करने के लिए, इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, ये आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड यूज होता है। महाभारत की सपोर्ट के थ्रू एक ऑनलाइन पोर्टल लगा दिया गया है, जिससे आप डोनेशंस कर सकते हैं, जिस पैसे का इस्तेमाल जो है इस फंड के रूप में किया जाएगा। तो इसको कौन मेंटेन कर रहा है? इंडियन आर्मी कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। ये आपको याद रखना है। महाभारत के सपूत क्या है? ये ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे जाकर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं टू आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। ओके, आर्मी वेरिएंट ऑफ एमआरएस मिस्टर सैम, एमआरएसएम मिस्टर सैम, ऐसे आप इसको याद रख लें, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखें इसको। मीडियम रेंज, मैंने आपको बताया था रेंजेस होती हैं, ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सी रेंज है? मीडियम रेंज है। सरफेस टू एयर हमने डिस्कस किया था, मिसाइल सरफेस टू सरफेस हो सकती हैं, सरफेस टू एयर हो सकती हैं। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। क्विक रिस्पॉन्स टाइम है इसका, क्विक रिएक्शन टाइम है, वर्टिकली लॉन्च किया जाता है। सुपरसोनिक, ये भी पूछ लेते हैं, सुपरसोनिक इज अबाउट द स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड होती है जब आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं इन अ सेकेंड, ये इसकी स्पीड क्या है? सुपरसोनिक स्पीड है। याद आपको क्या रखना है? इस मिसाइल को जॉइंटली डेवलप किया है डीआरडीओ एंड आईएआई, दैट इज इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इजराइल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिस्टर सैम कहाँ से आए हैं, किसके साथ आए हैं? इजराइल। इंडिया का डीआरडीओ ऑफ कोर्स इसको डेवलप कर रहा है, बट किसके साथ मिलके? इजराइल के साथ मिलके। प्लीज टेक केयर, इजराइल इंपॉर्टेंट, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इजराइल, टेक नोट ऑफ इट। देन अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, पहले याद करिए बैलिस्टिक मिसाइल्स मैंने आपको क्या कही थी? लॉन्च की जाती है प्रपल्शन, देन ग्रेविटी के फोर्स में अपने टारगेट को हिट करती हैं, ये तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 क्या है? सबसे पहले याद रखिए, इंडिजिनसली बिल्ट है, हमने बनाई है, सर्फेस टू सर्फेस है। सर्फेस टू सर्फेस का मतलब क्या है? देखिए, या तो लैंड या फिर सी से तो आप टारगेट कर रहे हो, शूट कर रहे हो, और कहाँ जा रही है? जा भी रही है या तो लैंड पे या फिर सी पे। तो लैंड टू लैंड, लैंड टू सी टू लैंड, सी टू सी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली हो क्या रहा है? लैंड से सी और जा कहाँ रही है? लैंड टू सी। तो क्या हो गई? सर्फेस सर्फेस। आपको बता चुकी हूँ, जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत अग्नि सीरीज बन रही है। और अभी हम किसकी बात करें? अग्नि 5 की। याद रखिएगा, इट इज अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इट इज अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। और टारगेट इसका जरूर याद रखिए, रेंज इसकी 500 किलोमीटर से ज्यादा है, दैट्स ह्यूज, 5000 किलोमीटर्स, बियॉन्ड द रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर्स। का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल है। पूछ सकते हैं, इज इट एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? यस, तो रेंज देख लो ना, 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। बाय द वे, मैंने सारी रेंजेस यहाँ पर लिख दी हैं, पर देख लीजिए। अग्नि 1 की रेंज है 700 to 800, अग्नि 2 की रेंज है 2000 किलोमीटर से ज्यादा,
3 की है 2,500 से ज़्यादा, 4 की है 35,000 से ज़्यादा और 5 की है 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा। राइट, अग्नि प्राइम भी हमने डिस्कस किया था, आई होप यू रिमेंबर। देन प्रोजेक्ट वॉडेक, ये आ सकता है क्वेश्चन, पूछ लेंगे प्रोजेक्ट वॉडेक डील्स विथ और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स प्रोजेक्ट वॉडेक। देखिए ये क्या है, हम जानते हैं दैट एआई इज द बज़वर्ड नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बज़वर्ड नाउ। तो डिफेंस में जो एआई का इंटीग्रेशन है ना, वो प्रोजेक्ट वॉडेक है और इज गोइंग इनटू द एआई रूट। वॉरडेक, ऐसे इसको आप याद रखें, वॉर टेकिंग द एआई रूट, वॉरडेक। ये क्या हुआ है ये पढ़ते हैं। तो जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है उसने एक एमओयू साइन किया है गांधीनगर में, एक यूनिवर्सिटी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, उसके साथ। क्यों? क्योंकि हम डेवलप करेंगे वॉरडेक। वॉरडेक वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। कहाँ पर डेवलप किया जाएगा ये? न्यू दिल्ली में। सुनो इसमें करेंगे क्या। तो एआई का यूज करके वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाएगी ताकि सोल्जर्स को रियल लाइफ सिचुएशन देकर ट्रेन किया जा सके। तो हम जानते हैं एआई क्या करता है, रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। वैसे ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस यहाँ क्रिएट किए जाएंगे ताकि ट्रेन किया जा सके सोल्जर्स को। जब सच में ऐसा कुछ होगा तो हाउ वुड दे रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, वॉर के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, टेरर एक्टिविटीज के अगेंस्ट कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आइडिया क्या है, वॉरडेक से होगा क्या, एआई का इंटीग्रेशन है इनटू आर्मी नेवी एयरफोर्स, डिफेंस के लोगों को तैयार करना थ्रू द यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इसमें आपका पार्टनर है टेक महिंद्रा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, समटाइम दे माइट आस्क यू अबाउट टेक महिंद्रा हियर। आपको याद रखना है इसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, टेक महिंद्रा। जो आरआरयू है, दैट इज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और इसका स्पेशलाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग। कहाँ है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी? गांधीनगर। बट वॉडेक कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है? न्यू दिल्ली में। ये भी याद रखें, मत करिएगा। किस किस के लिए? ऑफकोर्स आर्म फोर्सेस के लिए तो है, इसके अलावा हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसएसपी, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को टाइटल मिला है, आपको पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वॉर इज गोइंग डिजिटल, वॉर डेक देंगे, ये याद रखें। एआई का इंटीग्रेशन टू क्रिएट स्टिमुलेटेड वॉर एनवायरनमेंट सो दैट सोल्जर्स कैन बी ट्रेन्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। तो सबसे पहले तो इंडेक्स है, तो किसने निकाला ये देख लीजिए, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्या रिलीज किया इन्होंने? वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022। अब इस रैंकिंग के हिसाब से भारत को तीसरी प्लेस पे रखा गया है इन टर्म्स ऑफ आर फाइटिंग स्ट्रेंथ। तो फाइटिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पे भारत को थर्ड स्थान यहाँ पर मिला है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चाइना के, जापान के, इजराइल, फ्रांस के आगे है। तो वी आर ओनली नेक्स्ट टू यूएस एंड रशिया, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। क्वेश्चन पूछ लेंगे, कौन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स निकालता है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो जैसा कि मैंने आपको, इसमें आपकी टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ देखी गई है, राइट। 98 नेशंस कवर किए गए हैं। नो कि हमारा इसमें रैंकिंग क्या है, थर्ड रैंकिंग है। मेंस में भी आप ये फैक्ट कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। नेक्स्ट इज सबमरीन वार्कशीर, तो थोड़ा देखिएगा। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 6th स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन्स वार्कशीर लॉन्च करी है अंडर प्रोजेक्ट 75। एक तो वार्कशीर नाम आ गया आपके लिए, दूसरा ये स्कॉर्पिन सबमरीन क्लास नाम आ गया प्रोजेक्ट 75 है क्या, देखते हैं। अब प्रोजेक्ट 75 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स डेवलप की जा रही हैं। ये स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप की सबमरीन्स हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम से चल रही हैं, पहली बात। जो एंटी टैंक, एंटी सर्फेस शिप वॉरफेयर कंडक्ट कर सकती हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कंडक्ट कर सकती हैं, इंटेलिजेंस यानी ये स्क्रूटनी एंड विजिलेंस के थ्रू इंटेलिजेंस गैदर कर सकती हैं, सी माइंस ले कर सकती हैं और पूरे एरिया का सर्वेलेंस कर सकती हैं। तो स्कॉर्पियन यहाँ पर मतलब क्या है, दे आर अ क्लास अपार्ट
दे आर सोफेस्टिकेटेड, और ये किसके तहत डेवलप किए जा रहे हैं? प्रोजेक्ट 75। अब वागशीर की हम बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें ना टोटल 6 सबमरीन्स हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 76 सबमरीन्स कमीशन हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो वागशीर लेटेस्ट कमीशन हुई है। देखिए, कमीशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लॉन्च आपने कर दी, बट जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इंडक्ट कर लेते हैं, तब उसको बोलते हैं कमीशनिंग, राइट? अब देखो, एग्जाम पर्पसेस से पक्का आपको ये 6 के नाम पता होने चाहिए। कलवारी, खांदेरी, करंज, बेला, बागीर और वागशीर। कलवारी, खांदेरी, करंज, बेला, बागीर और लेटेस्ट है वागशीर। प्लीज इसको कर लें। कलवारी, खांडेरी, कन्नज, बेला, वागीर एंड वागशीर। अब वागशीर देखिए, नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हम पहली सबमरीन लाए थे रशिया से, जो कि इंडियन नेवी में कमीशन की गई थी 1974 में, उसका नाम भी वागशीर था। पर यू नो की मेमोरी में ने इसका नाम क्या रखा है? वागशीर। ओके। आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय। अब जैसे कमिश्निंग का मतलब होता है इस्तेमाल करना शुरू करना, वैसे डीकमिश्निंग का मतलब होता है जब आप इस्तेमाल बंद कर देते हो। ऑब्वियसली जब बहुत साल हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, आप वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहते, तो बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड टर्म है डीकमिश्निंग। मतलब क्या है? आप उनको वहां से निकाल लेते हैं। तो निशांक और अक्षय दोनों ही 32 ईयर्स से सर्व कर रहे थे इंडियन नेवल फोर्सेस को। आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय दोनों को ही डी कमीशन रिसेंटली किया गया है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से नेवल ऑपरेशंस में काम आए थे? एक तो ऑपरेशन तलवार, जो कि हुआ था ड्यूरिंग वॉर कारगिल, और एक ऑपरेशन पराक्रम जो हुआ था आफ्टर द आफ्टरमेथ ऑफ पार्लियामेंट्री अटैक्स। 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक्स के बाद ऑपरेशन पराक्रम में आईएनएस निशांक और अक्षय ने सर्विसेज दी थी। एंड ऑपरेशन तलवार ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। देन सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ये क्या है? तो गुजरात स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विच इज अ, बताओ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, अभी बढ़ाया था मैंने। तो इन्होंने मिलकर एक सीमा दर्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कहाँ किया है? नादाबेत में, जो कि इंडो पाक बॉर्डर में आता है, इन बनस्कथन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब ये पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछ लेंगे, दैट्स द ओनली रीजन। तो अब आपको यहाँ क्या मिलेगा? यू कैन गो एंड, आप तो ऐसे समझ लीजिए इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर बॉर्डर टूरिज्म। वाई पीपल गो टू वाघा बॉर्डर? बस उसी तर्ज पे इसको डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर आप जाके बीएसएफ के पर्सोनल की लाइफ, उनका काम, उनके टैंक्स, एयरक्राफ्ट सब देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये 0 पॉइंट है, इज एक्चुअली द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसको एज टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाएगा, जैसे कि वाघा बॉर्डर है। आप देखते हैं कितने लोग हर साल वाघा बॉर्डर जाते हैं, और सबको जरूर जाना चाहिए एक बार, टू फील दैट रश ऑफ योर हॉर्मोन्स ऑल ओवर। तो नादाबेत जो है एक ऐसी जगह है जिसने इंडिया पाक वॉर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आइडिया क्या है? बॉर्डर टूरिज्म के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जाम पर्पसेस से 0 पॉइंट याद रखें। नादाबेत में सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, ये याद रखेंगे आप। देन इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये आपको याद रखना है। नादाबेत वर्ड जरूर याद रखें। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, अच्छा, टूरिज्म डिपार्टमेंट कौन सा? गुजरात स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज सेहत इनिशिएटिव। सेहत इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया है। देखिए, एक ऑलरेडी इनिशिएटिव चलता है ई संजीवनी, विच इज फॉर नॉर्मल पीपल, विच इज फॉर ऑल द सिटीजन्स, जिसमें आप ओपीडी सर्विसेज ले सकते हैं घर पर बैठ के। सो इट्स लाइक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। ऐसे ही स्पेसिफिकली फॉर आर्मी, फॉर मिलिट्री वेटरन्स, फॉर इन सर्विस ऑफिसर्स, इन सर्विस पीपल, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो, और मेडिसिन की होम डिलीवरी हो जाएगी। तो आप देखिए, स्पेसिफिकली आपसे पूछ कैसे कि सेहत इनिशिएटिव इज बाय विच मिनिस्ट्री। तो क्या होता है ना कि हमको लगता है सेहत है, हेल्थ है, तो हम मार करके आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको इसलिए करा रही हूँ ये कि आपको याद रखना है कि इसको कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये पर्टिकुलरली किसके लिए है? मिलिट्री पर्सोनल्स के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है। तीनों सर्विसेज के लिए है, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया,
राइट? सो आपके डोर स्टेप पर आपके डिलीवरी हो जाएगी मेडिसिन की, एंड एट द सेम टाइम आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। सेहत ओपीडी, सेहत इनिशिएटिव आपने याद रखना। तो यहाँ पर हमने डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू, ताकि आप वो चीज़ें याद रख सकें। प्रीलिम्स बहुत करीब है। आई नो यू पीपल मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। टाइम कम है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है इसीलिए नर्वस है, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट है इसीलिए परेशान है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई डोंट डिस्क्रेडिट दैट फैक्ट, बट एक बात सच है, कितनी भी क्लीशेड साउंड करे, नो प्रेशर नो डायमंड्स। तो ये जो प्रेशर अभी आपको मिल रहा है ना, इसको थोड़ा सा झेल लीजिए, बिकॉज दिस इज द प्रेशर दैट इज गोइंग टू कार्व आउट डायमंड्स आउट ऑफ यू। यू वुड बी सक्सेसफुल वंस यू बियर दिस प्रेशर। तो थोड़ा समय और इस प्रेशर को सहन कर लीजिए। नो, लेट इट, जस्ट टेल योर सेल्फ, लेट इट कम, लेट मी फेस इट, एंड थिंग्स विल गेट बेटर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स 2023, एंड आई विश आप सब लोग एग्जाम क्लियर करें। गिव योर बेस्ट, टेक केयर।